नमस्कार बच्चों, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है ऑनलाइन क्लासेज में। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी को पता है, कल वाले वीडियो तक हमने जैव विविधता की क्षति वाला टॉपिक जो है वो पढ़ा था कि जैव विविधता की क्षति क्या होती है, किस प्रकार से जैव विविधता की क्षति जो है उसके नुकसान जो हैं वो होते हैं। आज का हमारा बहुत ही सिंपल सा टॉपिक रहेगा और शायद ये चैप्टर पूरा हो जाए, क्योंकि इस चैप्टर में वैसे तो बहुत ज़्यादा दे रखा है। मैंने आपको ऑफलाइन क्लासेस के अंदर और बहुत सारी बातें बताई हैं, किताब के मध्य की जो बातें हैं वो बहुत सारी आप लोगों को बताई हुई हैं। तो प्यारे बच्चों, जैव विविधता की क्षति के मुख्य 4 कारण होते हैं। आज की वीडियो में हमारा यही प्रमुख मुद्दा रहेगा कि जैव विविधता के प्रमुख कारण कौन से होते हैं। तो 4 कारण रहते हैं, चारों को ही हम समझने का प्रयास भी करेंगे और क्या क्या होते हैं उनको भी, उन सब की बात हम लोग करने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, आते हैं अपने टॉपिक पर। तो हमारा टॉपिक जो है वो आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है। क्या है वो टॉपिक? है जैव विविधता के क्षति के कारण। पहला कारण, मुख्य 4 कारण बताए मैंने। पहला कारण है आवासीय क्षति तथा विखंडन। पहले नाम से समझेंगे, फिर हम लोग देखेंगे क्या वास्तव में ऐसा हो रहा है, क्या जो हम कारण पढ़ रहे हैं वास्तव में वो है, और उसका प्रभाव क्या जैव विविधता पर है या नहीं है। पहली बात तो मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, अगर हम लोग कारण लिख रखा है तो वो 100% नहीं 200% से भी ज़्यादा है, क्योंकि हमने तभी इसको कारण में लिखा है। तो प्यारे बच्चों, आवासीय क्षति तथा विखंडन, मैं आपको साधारण से बात बताता हूँ कि मान लीजिए कोई बहुत सारी जातियाँ जिनके आवास हैं, आवास का मतलब घर, जहाँ पे वो रहती हैं, घर हैं उनके, तो प्यारे बच्चों उनको घरों को अगर नष्ट कर दिया जाता है, उनके घरों को क्या कर दिया जाए, नष्ट कर दिया जाए, वो विखंडित हो जाएं, टूट जाएं, बिखर जाएं, तो उनमें रहने वाली जातियों पर एक बुरा प्रभाव पड़ेगा, बुरा असर पड़ेगा। समझ रहे हो बात को? तो यही है इसके अंदर। देखो, यह जंतु व पौधों के विलुप्तीकरण का मुख्य कारण है, और आपको लास्ट में पता चलेगा कि इन आवासीय क्षति का मुख्य कारण क्या है। हम जैव विविधता की क्षति के मुख्य कारण पढ़ रहे हैं, जिसमें आवासीय क्षति है, और आवासीय क्षति का मुख्य कारण क्या है, वो हम लोग हैं, मानव है, मानव के क्रियाकलाप हैं, मानव के बढ़ता हुआ मानव का जो लोभ है वो है। कैसे, उसकी बात करेंगे। देखो, उष्णकटिबंधीय वर्षावनों से होने वाली आवासीय क्षति का सबसे अच्छा उदाहरण है एक समय वर्षावन पृथ्वी के 14% क्षेत्र में फैले थे। ध्यान से सुनना इस बात को। एक समय की जब बात करें, वर्षावन वन जो है वो 14% भाग में फैले थे, लेकिन अब मात्र 6% भाग से अधिक क्षेत्र में नहीं रहे। कहने का मतलब 8% जो है उनकी क्षति हो चुकी है, और ये इतनी तेजी से बढ़ रही है कि कुछ समय में ही हजारों हेक्टर वर्षावन समाप्त हो चुके होते हैं। इतनी तेजी से हो रही है कि कुछ समय में ही हजारों हेक्टर वर्षावन समाप्त हो चुके होते हैं। विशाल अमेज़न, जो मैंने आपको अमेरिका के अंदर बताया था, विशाल अमेज़न वर्षावन, जिन्हें पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है, जिन्हें क्या कहा जाता है, पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। तो प्रश्न यहाँ से बनता है एक बहुत ही अच्छा, पृथ्वी का फेफड़ा किस भाग को कहा जाता है, तो अमेज़न वर्षावनों को कहा जाता है। ये संभवतः करोड़ों जातियाँ निवास करती हैं इसमें, इसीलिए इसे पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है, लंग्स, और बिना लंग्स के जीवन यापन नहीं हो सकता, असंभव सा है। तो संभवतः यहाँ करोड़ों जातियां निवास करती हैं। इस वन को सोयाबीन की खेती तथा जानवरों के चारागाहों के लिए काट कर साफ कर दिया गया है। काटा जा रहा है सोयाबीन की खेती के लिए तथा जानवरों के चराने के लिए, इसको काट कर जानवरों को रखने के लिए काट कर साफ कर दिया गया है। संपूर्ण आवासीय क्षति के अलावा प्रदूषण के कारण, किसके कारण, प्रदूषण के कारण, प्रदूषणीय कारण भी प्रदूषण के कारण भी आवासों में क्या हुआ है प्यारे बच्चों, खंडन जो है वो हुआ है। खंडन का मतलब टूटना।
जिसमें बहुत सी जातियों के जीवन को खतरा उत्पन्न हुआ है। तो कहने का मतलब है आपको नाम याद रखना है, आप लोग अपने हिसाब से इसमें कुछ भी लिख सकते हो। केवल आपको अमेजन वर्षावन जो है दक्षिणी अमेरिका के, उनका थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना और उनके उदाहरण आप लोग आसानी से दे सकते हो। अतिदोहन बहुत ही अच्छा शब्द है। आवश्यकता से अधिक उपयोग करना ही क्या कहलाता है? अतिदोहन। आवश्यकता से अधिक उपयोग करना ही क्या कहलाता है? अतिदोहन कहलाता है। प्यारे बच्चों, मानव भोजन एवं आवास के लिए प्रकृति पर निर्भर रहता है, लेकिन जब आवश्यकता लालच में बदल जाती है, आवश्यकता किस में बदल जाती है प्यारे बच्चों? लालच में बदल जाती है। आवश्यकता किस में बदल जाती है? लालच में बदल जाती है। तो प्राकृतिक संपदा का क्या हो जाता है? दोहन जो है वो शुरू हो जाता है। इसी दोहन से पिछले 500 वर्षों में, कितने वर्षों में? पिछले 500 वर्षों में बहुत सी जातियां जो हैं, जैसे समुद्री स्टीलर गाय, पैसेंजर कबूतर आदि क्या हो चुके हैं? विलुप्त हो चुके हैं। आदि क्या हो चुके हैं? विलुप्त हो चुके हैं। जो एक मानव ही इसका मुख्य कारण है, जो आवश्यकता से अधिक इनका उपयोग करता है, जिसे हम लोग दोहन या अति दोहन बोलते हैं। तीसरा है विदेशी जातियों का आक्रमण। प्यारे बच्चों, विदेशी जातियों का आक्रमण, तो सीधा स्पष्ट हो रहा है कि एक स्थान पर अगर कोई भी जंतु या पादप जो है उसको आकर कोई दूसरा जंतु या पादप उसकी जाति को अगर प्रभावित करता है, दूसरे स्थान वाली जाति प्रभावित, तो विदेशी जातियों का आक्रमण या दूसरे देश की बोल सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, क्या होगा इसमें? जब किसी कारण से बाहरी जातियां किसी भी उद्देश्य से एक क्षेत्र में लाई जाती हैं तथा उनमें से कुछ आक्रमण होकर स्थानिक जातियों में कमी, स्थानिक जाति होती हैं जो केवल उसी स्थान पर मिलती हैं, उसके अलावा कहीं पर भी नहीं मिलती। आपने 10वीं क्लास में इसको पढ़ा है। स्थानिक जातियां कौन सी होती हैं? जो केवल उसी स्थान पर मिलती हैं। ठीक है, तो वो विलुप्ति का कारण बन सकती हैं। जैसे जब नील नदी की मछली नाइल पर्च को, ये उदाहरण आप लोग याद रखना, जब नील नदी की मछली नाइल पर्च को पूर्वी अफ्रीका की विक्टोरिया झील में डाला गया, जब नील नदी की मछली नाइल पर्च को पूर्वी अफ्रीका की विक्टोरिया झील में डाला गया, तब झील में रहने वाली पारिस्थितिक रूप से संपन्न सीचलड मछलियों की 200 से अधिक जातियां विलुप्त हो गई। कहने का मतलब ये विदेशी जातियों का आक्रमण कह सकते हैं इसे। जो नाइल पर्च थी वो दूसरे देश की थी, जिसको यहाँ पर लाया गया, जिससे उसकी जो मुख्य स्थानिक जाति थी सीचलड, उन मछलियों की लगभग 200 से अधिक जातियां विलुप्त हो गई। प्यारे बच्चों, इसी प्रकार गाजर घास, जिसे हम पार्थेनियम बोलते हैं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? पार्थेनियम, लेंटाना, जलकुंभी आदि हैं। इसी प्रकार भाई जलकुंभी तो हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था, बंगाल का आंतक। सबसे पहले इसे बंगाल के जलाशयों में लाया गया था जलकुंभी को, आइकोर्निया क्रेप्स स्पीस। और जलकुंभी को वाटर लिली भी कहा जाता है, बंगाल का आंतक भी कहा जाता है। लाया गया, फिर ये जलाशयों के अंदर इनकी इस प्रकार से वृद्धि हुई कि बहुत ज़्यादा संख्या में ये फैल गई, जिससे उन जलाशयों में ऑक्सीजन की कमी हो गई, और कमी होने से उनके जो उस जल में रहने वाले जो जीव थे अन्य, वो ऑक्सीजन की कमी के बगैर मरने लगे। तब इसे बंगाल का आंतक नाम दिया गया। इसी प्रकार मत्स्य पालन के उद्देश्य से अफ्रीकन केटफिश, कैलेरियस गेरीपाइनिस मछली को हमारी नदियों में लाया गया। मैंने ये प्रश्न क्वेश्चन बैंक के अंदर दिया है, प्रश्न बैंक जो बनाया था उसमें दिया ही, कैलेरियस गेरीपाइनिस मछली को हमारी नदियों में लाया गया। लेकिन ये मछली हमारी मूल मछलियाँ सल्कमीन, जिन्हें केटफिश मछलियाँ कहा जाता है, के लिए क्या कर रही हैं? खतरा पैदा कर रही हैं। तो ये विदेशी जातियों का आक्रमण था प्यारे बच्चों। इसके बाद में यदि बात करें सहविलुप्तता, सहविलुप्तता, कोई जाति यदि विलुप्त हो जाती है, कोई जाति अपने आप ही क्या हो जाती है? विलुप्त हो जाती है। जब एक जाति विलुप्त होती है तो उससे संबंधित दूसरी जाति भी विलुप्त होने लगती है। भाई सह का मतलब साथ साथ रहने वाली जातियां हैं, वो साथ रही, लेकिन साथ वाली में से कोई एक अगर नष्ट हो गई है, विलुप्त हो गई है, तो स्वाभाविक सी बात है उसके साथ रहने वाली, उसके साथ अपना जीवन यापन करने वाली जाति भी धीरे धीरे क्या होने लगेगी? विलुप्त होने लगेगी, जिसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? सहविलुप्तता कहा जाता है। तो इसकी परिभाषा आप लोगों को याद होनी चाहिए। जब एक प्रपोषी मत्स्य
जाति विलुप्त होती है। उदाहरण सहित मैंने सब क्लियर कर रखा है, उदाहरण सहित हूँ, मतलब सिर्फ ये हमारा चल रहा है रिवीजन, तब आपको ये काम करवा रहा हूँ। तो जब एक प्रपोषी मत्स्य जाति विलुप्त होती है तब उसके विशिष्ट परजीवियों का भी वही भविष्य होता है, उसका भी क्या होता है, वही भविष्य जो है वो होता है। तो इसी प्रकार जो है परागकणी सहोपकारिता का है, जहाँ एक पादप के विलोपन से दूसरे कीट का भी विलोपन, भी जो सहजीवी होते हैं, सहजीवन साथ साथ रहकर अपना जीवन यापन करते हैं, जैसे शलभ और युक्का पादप, शलभ जंतु और युक्का पादप, अगर एक नष्ट होगा तो दूसरा उसके साथ ही विलुप्त होगा, क्योंकि वो भी धीरे धीरे फिर उस अभाव के कारण क्या हो जाएगा, विलुप्त हो जाएगा। अब है आगे एक टॉपिक, महत्वपूर्ण टॉपिक है, ज़्यादा उसमें मैंने कुछ नहीं बता रखा, आपको समझा देता हूँ कि ये टॉपिक आपके जैव विविधता संरक्षण, कि विलुप्त हो रहे जीव जंतुओं को सुरक्षित रखना या उनका संरक्षण करना ही जैव विविधता संरक्षण कहलाता है। प्यारे बच्चों, विलुप्त हो रहे जीव जंतुओं को सुरक्षित रखना ही या उनका संरक्षण करना ही जैव विविधता संरक्षण कहलाता है। प्यारे बच्चों, दो प्रकार के संरक्षण जो है वो चलाए गए, एक तो इन सीटू कंजर्वेशन और एक एक्स सीटू कंजर्वेशन। कहने का मतलब एक तो था सवस्थाने संरक्षण और एक था बहिस्थाने, ये सवस्थाने और ये बहिस्थाने संरक्षण। सवस्थाने का मतलब कोई भी यदि प्रजाति विलुप्त होने की कगार पर है तो उसको उसी के स्थान पर उसकी देख रेख करके उस जाति को विलुप्त होने से बचाना क्या कहलाता है, जैव विविधता संरक्षण का सवस्थाने संरक्षण कहलाता है। समझ में आ गई यहाँ तक बात। दूसरा है बहिस्थाने, जब विलुप्त होने की कगार पे होता है तो उसको वहाँ से निकाल कर दूसरे, जैसे ऊपर वाले के उदाहरण की बात करें तो वन्य जीव अभ्यारण्य है, इसके अलावा और जो है इसमें आ जाएंगे। लेकिन बहिस्थाने संरक्षण जैसे चिड़ियाघर है, जंतु वाले हैं, वहाँ पर क्या किया जाता है, इनको रखा जाता है और विलुप्त होने से इनको क्या किया जाता है, संरक्षण किया जाता है या बचाया जाता है। तो बहिस्थाने संरक्षण हो गया। इसके बाद में एक बहुत ही अच्छा प्रश्न बनता है प्यारे बच्चों, और वो प्रश्न है हमें जैव विविधता को क्यों संरक्षित करना चाहिए, हमें जैव विविधता को क्यों संरक्षित करना चाहिए। तो संरक्षित करना चाहिए, इसके मुख्य रूप से 3 तर्क स्पष्ट होते हैं। मुख्य रूप से कितने, 3। एक तो संकुचित संकीर्णत, एक व्यापक रूप से उपयोग और एक नैतिक तर्क। भाई संकुचित संकीर्णत है, दूसरा व्यापक रूप से उपयोग हम लोग लेते हैं इनको, ठीक है। नैतिक तर्क, हमारा नैतिक दायित्व भी है कि हम लोग इनका बचाव करें। प्राचीन काल से देवी देवताओं ने भी अपने लिए अपने साथ किसी ना किसी जंतु, किसी ना किसी पशु, किसी ना किसी पादप का नाम जो है वो जोड़ा था। वो इसीलिए जोड़ा गया था कि उनका क्या किया जाए, संरक्षण किया जाए, उनको संरक्षित, उनको सुरक्षित रखा जाए। तो प्यारे बच्चों, ये आपके इस प्रकार से चैप्टर था। इसमें संकुचित संकीर्णत का अर्थ और बता देता हूँ। व्यापक रूप से उपयोग तो हम लोग लेते ही हैं, बहुत सारे हमारे काम आते हैं, तो हमें संरक्षित करना चाहिए, इनको बचाना चाहिए, वरना आने वाली पीढ़ियाँ इनका लाभ नहीं उठा पाएंगी। नैतिक तर्क मैंने आपको बता ही दिया। संकुचित संकीर्णत जैव विविधता संरक्षण के लिए संकीर्ण रूप से उपयोगी तर्क स्पष्ट है। जैसे मानव को प्रकृति से प्रत्यक्ष रूप से अनगिनत आर्थिक लाभ मिलते हैं जिनका कोई मूल्य नहीं है, जिनका मूल्य आंका भी नहीं जा सकता। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने 15वां चैप्टर जो है वो भी कंप्लीट कर लिया है। प्यारे बच्चों, आगे वाले वीडियो के अंदर हम लोग जो है 14वें चैप्टर की बात जो है वो करेंगे। कौन से चैप्टर की बात करने वाले हैं? 14वें चैप्टर की बात जो है वो करने वाले हैं। मेरी कोशिश रहेगी यदि हो सकता है तो हम लोग इस चैप्टर के प्रश्न उत्तर भी करेंगे। इस चैप्टर के क्या करेंगे? प्रश्न उत्तर करेंगे। क्या करेंगे? इस चैप्टर के प्रश्न उत्तर भी कर सकते हैं। बाकी यदि प्रश्न उत्तर नहीं करते हैं तो हम लोग 14वां चैप्टर जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, अपनी पढ़ाई को निरंतर बनाए रखें। अब आपकी परीक्षा के दिन भी बहुत कम रहे हैं, शायद 3 मार्च से आपकी परीक्षाएं शुरू हो रही हैं, तो परीक्षाएं आपकी उसी दिन से शुरू होंगी। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। आगे वाले वीडियो तक आप लोग पढ़ते रहें, व्यस्त रहें और अपनी पढ़ाई में मस्त रहें।